Hello guys, today I'm going to start a new series of Indian economy. So this is after independence and भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ के बारे में, जो कि 1950 से 1965 तक जो है चलता है। ये एक पीरियड के फॉर्म में है। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी यूपीपीएससी डाल चुके हैं, उनको अगर मेंस देना है या उनको प्री देना है, यूपीएससी प्री देना है या एसएससी सीजीएल देना है, तो जितने प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं वो हेल्पफुल होंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए जो है प्रिपरेशन अपनी मेरे साथ, और मैं आपके साथ इसी तरह से लगा रहूँगा और आपको इस तरह से नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा मैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ के बारे में, तो एक्चुअली फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देन हमारे पास क्या होता है, तो किस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होगी कि ऑब्वियस सी बात है, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो अगर हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो रीज़न क्या होता है, बिकॉज वांटेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या चाहिए था, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे करना स्टार्ट किया। तो एंड हैवी इंडस्ट्री और प्लस हमें क्या होता है, एक कैपिटल इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट थी। एंड देन हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस इनपुट्स, प्लांट्स एंड मशीनरीज फॉर दियर इंडस्ट्रीज। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे इलेक्ट्रिक केबल हो गया, स्टील हो गया, मशीन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर के देशों से। एक खास बात, जब तक नेहरू थे तब तक जो है एक प्रकार से फॉरेन पॉलिसी हमारी थी, जो है हमें हर तरह से हेल्प मिल रही थी। जर्मनी से हेल्प मिली थी हमें, फ्रांस से हेल्प मिली थी, यूके से हेल्प मिली थी, एंड यूएसएसआर से भी हमें हेल्प मिल रही थी। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट जो होता है हमारे पास, वो होता है फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। हमें इंस्टीट्यूशंस को बनाने थे। तो जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। एंड देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम नॉर्मली क्या होता है, ग्रो नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड रहती है। देन आईआईटी, आईआईटी का प्लांट हमारे पास लगा, आईआईटी टू सप्लाई स्किल्ड लेबर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज़। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए आईआईटी जो है स्किल लेबर को जो है सप्लाई करना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से, हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, ठीक। सेकंड हमारा फोकस क्या था, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया। अब आपका काम यही है कि कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि मतलब आज़ादी के बाद कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन जो थे वो डेवलप किए गए थे। थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे थे स्टैब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी। तो आईआईटी जैसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होती है वहाँ पे डेवलप्ड हुई। देन हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म। तो उतनी समय क्या होता है, जमींदारी चल रही थी और बहुत सारे जगह पे जो होता है लैंड एक्वायर्ड बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर्ड करके बैठा हुआ था। तो लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब थे जिनके पास लैंड नहीं थे और वो मजदूरी करते थे, खेतों में किसानी करते थे। तो इस तरीके से हमें लैंड रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, ताकि हम लोगों को घर प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। एंड फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल इंडस्ट्रियल। रीजनल इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टेट और सारे स्टेट और प्लस रीजन में अगर इंडस्ट्रीज आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, जो लेबर जो होते हैं माइग्रेंट करते थे उनकी समस्या दूर हो जाएगी और उनको वहीं पे जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल इंडस्ट्रियल सेंटर, जैसे कि अब मैं कुछ सेंटर के नाम लेने जा रहा हूँ। जैसे सेंटर आपको दिख रहे हो यहाँ पे, दुर्गापुर, भिलाई, देन कपरथला एंड देन रायंगल, टू प्रमोट रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो इन्होंने क्या हुआ, तो आपको बस कमेंट बॉक्स में जाना और बताना है कि ये दुर्गापुर और उसके बाद कपरथला एंड उसके बाद रायंगल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो रीजनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनका निर्माण कब हुआ और ये क्या करती हैं, ये करती हैं टू प्रमोट रूरल अर्बन माइग्रेशन विथ रीजन। तो वहाँ पे जितनी भी रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है तो उनको प्रमोट करती है। सिक्स्थ पॉइंट जो होगा उसे हम बात करते हैं, हायर टैक्स टू फोर्स सेविंग। सप्लाई साइड, एक्चुअल में क्या होता है, दो होते हैं इकोनॉमिक्स में, आगे हम बात करेंगे सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो वेलफेयर कंट्रीज होती हैं वो सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करती हैं, डिमांड पे कम फोकस करती हैं। तो इंडिया एक न्यू इमर्जिंग कंट्री थी, तो वहाँ पे क्या होती, समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो हमें एक एज अ वेलफेयर काम करना था, सारे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने थे, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने थे। और हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम क्या करें, हम सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हायर टैक्सेस टू फोर्स सेविंग। और ये थर्ड फेज में जब जाएंगे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। फर्स्ट और सेकंड फेज में तो ये बहुत सही था। तो सप्लाई साइड के लिए जो था वो हायर टैक्स टू फोर्स सेविंग, सेविंग बढ़ाने के लिए। एंड सेवन पॉइंट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिग पावर प्रोजेक्ट लाइक जैसे डैम्स, उसके बाद मल्टी इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसी समय जो है फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये कंप्लीट होते हैं।
अब एक काम करते हैं लास्ट में, तो अगर आप मेंस राइटिंग करना है तो आप इस तरह से फीचर्स दे सकते हैं कि फर्स्ट फेज के फीचर क्या होते हैं। तो आप ये 7 फीचर मेन जो फीचर्स हैं, अगर इसे आप लिख देते हो तो आप किसी भी मेंस में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। प्लस दीज आर द फीचर, आपको समझना होगा कि फर्स्ट फेज में क्या क्या चाहिए। अगर रही बात प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर देंगे, एक लेक्चर बना लेंगे उसके लिए। देन रिजल्ट, एक्चुअल में व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज के बाद रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्स्ट फेज या फर्स्ट प्लान एक्सीडेड द टारगेट वाइल ड्यूरिंग सेकंड प्लान। तो पहले फेज में क्या हुआ था, जो टारगेट हमने डिसाइड किया तो उससे हम एक्सीड कर गए। सेकंड प्लान में क्या हुआ, हमने जो टारगेट मैच किया था, टारगेट जो बनाया था उसको हमने मैच किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड प्लान वाज डिजास्टर्स। जो थर्ड फेज था हमारा वो बहुत ही डिजास्टर्स था। डिजास्टर्स होने का मेन कारण क्या था, तो फैक्टर लाइक 1962 वार। तो 1962 वार विद चाइना, 1965 वार विद पाकिस्तान, एंड देन एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। तो आपको याद रखना है थर्ड फेज जो था हमारे पास वो बहुत ही डिजास्टर्स था। डिजास्टर्स होने का मेन कारण क्या था, 1962 चाइना वार, 1965 पाकिस्तान वार, देन एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रीज पे कर दिया था और एग्रीकल्चर पे फोकस हमारा बहुत कम था फर्स्ट और सेकंड फेज में। तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसीलिए थर्ड फेज की जब हम बात करेंगे, थर्ड फेज में क्या होता है, हमारा मेन मोटिव क्या था, जय जवान जय किसान, ये बहुत सारे नारे लगे थे। तो वो थर्ड फेज के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा किस तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाते हैं। और जितने भी रेवोल्यूशन थे उस समय, ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारे पास, पिंक रेवोल्यूशन था हमारे पास, ऑरेंज रेवोल्यूशन था हमारे पास, वो थर्ड फेज और फोर्थ फेज के बारे में बात करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एंड फूड इन्फ्लेशन जो था वो बहुत बढ़ गया था, मतलब फूड जो थे बहुत महंगे हो गए थे। एंड ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम था। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। और जो पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, पूरी तरह से डिक्लाइंड हो गई थी 1952 51 से 1961। तो थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और अपने नोट, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आप मेंस में लिख भी सकते हैं। ये फर्स्ट फेज था हमारा जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज में। तो आप कंटिन्यूअस रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। और ये जो नोट्स है ये रमेश सिंह और जितने भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसका कंपाइलेशन है, तो आप चाहें तो इसे नोट मेकिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।